बच्चों, आज हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान 8th ग्रेड की पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत का अध्याय 2 राजा और उनके राज्य के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। प्रश्न 1, राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित किस स्थान के मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं? तो इसका सही आंसर है बी, तंजावुर और गंगईकोटचुलपुरम। प्रश्न 2, चोल काल में नाडु कहा जाता था? इसका सही आंसर है ए, गांवों का समूह। प्रश्न 3, गंगा घाटी में गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक सदियों तक किस नगर पर नियंत्रण के लिए आपस में लड़ते रहे? तो इसका सही आंसर है डी, कन्नौज। प्रश्न 4, नवीं शताब्दी में तमिलनाडु में नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो इसका सही आंसर है डी, होज का। प्रश्न 5, नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए, यह कृति किस राजवंश से संबंधित है? तो इसका आंसर है बी, राष्ट्रकूट। प्रश्न 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में के कामकाज में नियंत्रण हासिल था। तो इसका सही आंसर है नाडु। बी, सबसे शक्तिशाली चोल शासक को माना जाता है। तो इसका आंसर है राजराज प्रथम को। प्रश्न सी, चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहते थे? तो इसका आंसर है नगरम। प्रश्न डी, तमिलनाडु में वंश के अभिलेखों में विभिन्न प्रकार के करों के लिए विभिन्न सूचक शब्द मिलते हैं। तो इसका सही आंसर है चोल। ई, 9वीं सदी के मध्य में विजयालय ने शहर और देवी का मंदिर बनवाया। तो तंजावुर शहर और निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर। प्रश्न 7, यहाँ 7वीं लिखना रह गया है। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजाओं ने अपने सामंत के रूप में किन्हें मान्यता प्रदान की थी? तो इसका आंसर है 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजाओं ने बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदारों को अपने सामंत के रूप में मान्यता प्रदान की थी। प्रश्न 8, चौहान शासकों का राज्य विस्तार किन किन क्षेत्रों में था? तो चौहान शासकों का राज्य विस्तार दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर था। प्रश्न 9, चोल मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट या प्रमुख क्या था? तो चोल मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमा में गिनी जाती है। प्रश्न 10, कल्याण द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए किन किन स्रोतों का उपयोग किया गया? तो कल्याण द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया गया। प्रश्न 11, चोल शासन में सभा की सदस्यता के लिए क्या अर्हता थी? तो नंबर 1, सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसे भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। नंबर 2, उनके पास अपना घर होना चाहिए। नंबर 3, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। नंबर 4, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। नंबर 5, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। नंबर 6, यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। नंबर 7, जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। प्रश्न 12, उत्तर मैरूर से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार समिति के चयन का कौन सा तरीका अपनाया जाता था? तो उत्तर मैरूर से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार समिति की सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे
और फिर किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। प्रश्न 13, चोल राजाओं के समय विकसित स्थापत्य एवं मूर्तिकला की विशेषताएं लिखिए। तो नंबर 1, चोल राजाओं ने मंदिरों में विशाल प्रवेश द्वार बनवाए जिन्हें गोपुरम कहा जाता था। मंदिरों की दीवारों को मूर्तियों एवं चित्रों से सजाया जाता था। इन चित्रों में राज दरबार, युद्ध, पूजा, भक्ति, नृत्य व संगीत के चित्र थे। नंबर 3, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है। नंबर 4, चोल काल में मूर्ति कला का निर्माण पराकाष्ठा पर था। मूर्तियां पत्थर एवं कांसे से बनाई जाती थी। इनकी कांस्य प्रतिमाएं सबसे उत्कृष्ट होती थी। प्रश्न 14, चालुक्य राजाओं को हराकर दंतिदुर्ग द्वारा किए गए अनुष्ठान का विवरण लिखिए। तो चालुक्य राजाओं को हराकर दंतिदुर्ग ने हिरण्यगर्भ, शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि याचक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। प्रश्न 17, चोल राजाओं के समय कृषि एवं सिंचाई की क्या व्यवस्था थी। तो चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। कृषि के लिए जंगलों को साफ किया गया, कुछ इलाकों में जमीन को समतल किया गया, डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए, पानी को खेतों तक लाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए। कई स्थानों पर बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए सरोवर बनवाए गए। प्रश्न 16, चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था संगठित थी। किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था जो सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मूवेंद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरियार, प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। सभा या महासभा में विद्वान ब्राह्मण होते थे। नगरम में व्यापारी, दुकानदार और शिल्पी प्रमुख रूप से रहते थे। इसी के साथ हमारा अध्ययन खत्म होता है। जल्द ही हम अध्याय 3 के साथ फिर मिलेंगे।